ओके। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को मैं बता रहा था कि आज से आपका एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स। अब सीधे लाइंस एंड एंगल या रेखाएं एवं कोण पढ़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल गणित के कौन से भाग में आता है, कौन से ब्रांच में आता है। तो आप ये बोलोगे, कोई आपसे पूछता है कि लाइंस एंड एंगल कहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, तो आप ये बताओगे सर ज्यामिति के अंतर्गत। ज्योमेट्री मैथ्स का एक ब्रांच है जहां पर हम लोग लाइंस एंड एंगल्स पढ़ते हैं। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री या ज्यामिति में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से चीज ज्यामिति में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है ना तो आप बोलना सर ज्यामिति के अंतर्गत या फिर ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, या फिर कह सकते हो अलग अलग प्रकार के आकृतियों के गुणों के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग शेप्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक आकृति बना रहा हूँ जिसको आप त्रिभुज कहते हो ना, इसके 3 भुजाएं हैं। अभी और मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखा है त्रिभुज, यानी कोई आकृति है। ठीक है, अब इस आकृति के क्या गुण है, मतलब इसमें कितने शीर्ष है, कितने भुजाएं हैं, ये सारी चीज आज देखेंगे हम लोग। इसके कोनों का योग कितना होगा, त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ये सारे जब आकृति के गुण के बारे में पढ़ेंगे, वेरियस आकृति है, बहुत तरह के शेप है, जैसे सर्किल आप वृत्त कहते हो, वर्ग पढ़ते हो आप, रेक्टेंगल पढ़ते हो, पॉइंट, लाइन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे अलग अलग आकृतियां हैं। तो जब इन आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे सर ज्योमेट्री पढ़ना है, ज्यामिति पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है आज का वो लाइन्स एंड एंगल्स है। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ लाइन्स एंड एंगल पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, जितने भी जरूरी कंसेप्ट है वो सारी चीज देखते हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट काफी आपने पहले से पढ़ भी रखे हैं, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे, पोल सेक्शन में प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास है, सबसे पहला चीज हमें ये देखना है कि भुजा और कोण क्या होता है, साइड्स एंड एंगल्स क्या होता है। जैसे भी मैं आपको बता रहा था कि ज्यामिति में क्या होता है, अलग अलग आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग शेप के बारे में पढ़ेंगे। तो उस आकृतियां क्या होती है, कुछ रेखाखंडों से मिलकर बनी हो सकती है। तो आप कह सकते हो भुजा क्या होगा, कोई भी आकृति जिन रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी आकृति जिनमें रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है, उन्हीं रेखाखंडों के उस आकृति का भुजा कहेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं अगर यहाँ पर एक आकृति बनाया, इस आकृति को आप क्या बोलोगे, इस शेप को अगर मैं नाम देना चाहूँ तो आप बोलोगे सर ये त्रिभुज है। इसको त्रिभुज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं हैं। इस आकृति का आप नाम दीजिए, है ना, इसको मैंने ले दिया ABC। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, सर ये जो फिगर हमें दिख रहा है, ये शेप दिख रहा है, 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है। एक रेखाखंड मुझे दिख रहा है AB, तो AB को आप क्या बोलोगे, सर ये हमारा भुजा है। BC को आप क्या बोलोगे, सर BC एक रेखाखंड है जिससे ये आकृति बनी हुई है, जिससे आपको जो आकृति जो आकृति है जिस रेखाखंडों से घिरी हुई है ना, तो कहेंगे सर हमारा भुजा है। और AC को क्या बोलोगे, सर AC भी हमारा भुजा है। तो यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, आप बोलोगे सर अगर मुझे भुजा लिखना हो तो आप बोलोगे सर AB एक रेखाखंड है, एक BC रेखाखंड है, और एक AC रेखाखंड है। तो ये तीनों ही भुजा आ गए। समझ में आया, ये क्लियर है। भुजा क्या होता है, किसी भी आकृति का साइड आप बता सकते हो जिस भी रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है, उसी को भुजा कहेंगे। अब ये तो समझ लिया कि सर भुजा क्या होता है। उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, भुजा को डिफाइन और एक तरीके से किया जाता है। भुजा के पहले आप समझो शीर्ष क्या होता है, यानी वर्टेक्स क्या होता है। तो जो भी पॉइंट जहां पर भी दो भुजाएं मिल रही है ना, जैसे एक साइड ये बनाया, एक साइड ये बनाया, तो ये दोनों साइड इस पॉइंट पर मिल रहा है ना, इस पॉइंट पर मिल रहा है। तो जिस बिंदु पर दो साइड मिल रहे हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, यानी शीर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर 3 शीर्ष है। आपको लोग सर ये क्या है, ये हमारा शीर्ष है। जो पॉइंट बी दिख रहा है ये भी शीर्ष है, और पॉइंट सी जो है ये हमारा शीर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 शीर्ष दिख गया, AB और C। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि शीर्ष क्या है, तो आप बोलोगे सर शीर्ष क्या है हमारा, वर्टेक्स क्या है। अगर इंग्लिश में लिखना है तो आप वर्टेक्स लिख सकते हो। आपको लिखना है A, B, C, ये तीनों हमारा शीर्ष हो गया, इस फिगर का वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो भुजा करती क्या है, भुजा बेसिकली किसी भी दो लगातार शीर्षों को जोड़ने का काम करता है। देखो ये जो भुजा मैंने बोला, तो ये भुजा शीर्ष A और B को जोड़ रहा है। नीचे वाली जो भुजा है वो क्या होगा सर, शीर्ष B और शीर्ष C को जोड़ रहा है ना। और ये जो भुजा है शीर्ष A और शीर्ष C को जोड़ रहा है। ये क्लियर हुआ कि भुजा करता क्या है, बेसिकली दो शीर्षों को जोड़ता है। क्लियर, दो लगातार शीर्षों को जोड़ता है। ठीक, अब यहां पर आपको ये भी समझना है कि सर जहां पर दो भुजाएं मिलती है, जहां पर भी दो भुजाएं मिलती हैं, उस जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को तो शीर्ष कहेंगे। इस बिंदु को तो आप शीर्ष कहोगे, यानी वर्टेक्स कहोगे।
लेकिन इनके बीच का जो झुकाव है, इस फिगर को आप क्या कहते हो, यहाँ पर क्या बनता है, इस फिगर को आप कहते हो सर कोण बनता है, यहाँ पर कोण बनता है। ठीक है, तो ये एंगल है। तो आप कहोगे सर जहां पर भी दो भुजाएं मिलती है ना, उस बिंदु को तो शीर्ष कहते हैं, लेकिन उनके बीच का जो झुकाव होता है उसको हम कोण कहते हैं। तो इसको आप बोलोगे सर कोण है। तो यहाँ पर कितने कोण दिख रहे हैं, आप बोलोगे सर एक कोण मुझे यहाँ दिख रहा है, एक कोण मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और एक कोण मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो तीन कोण दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर भुजा भी हमारे पास तीन आया, शीर्ष भी हमारे पास तीन आया, और अगर मैं कोण को भी काउंट करूं तो एंगल भी हमारे पास तीन ही रहेंगे। तो किसी भी बंद आकृति में अगर वो रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है तो भुजा, शीर्ष और कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे। किसी भी बंद आकृति में भुजा, शीर्ष और कोण बराबर होते हैं अगर वो रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है। ये समझ में आया सभी को, इतना क्लियर है? भुजा क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, कोण क्या होता है, यस और नो? ठीक है, तो और थोड़ी डिटेल में देखते हैं, सारी चीज डेफिनेशन के साथ देखते हैं। तो किसी, देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है जो मैं बता रहा था, किसी आकृति में भुजा वह रेखाखंड है, रेखाखंड करने का मतलब रेखा का एक भाग, रेखा का एक टुकड़ा, जो आकृतियों के दो शीर्षों को जोड़ता है। देखो एक चीज यहाँ पर छूटी है, इसको लिख लीजिएगा, दो क्रमागत शीर्ष, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, दो क्रमागत या दो लगातार शीर्षों को जोड़ता है। ठीक है, कंजेगेटिव वर्टेक्स को जोड़ेगा। जैसे इस आकृति को अगर मैं नाम दूं, इसका नाम मैंने दे दिया ABCD, तो यहाँ पर भुजा आप क्या बोलोगे सर, अगर मैं इसको भुजा लिखना चाहूँ तो आप बोलोगे सर एक भुजा हमारे पास AB दिख रहा है। ठीक है, एक साइड हमें AB दिख रहा है, इसको आप साइड कहते हो। अच्छा लिख रहे हैं, लिख लीजिए। BC को भी आप कह सकते हो सर भुजा, है ना। CD को भी आप कह सकते हो भुजा, और AD को भी आप कह सकते हो सर भुजा। तो यहाँ पर आप भुजा को अगर नाम लिखने के लिए मैं बोलूँ, चारों भुजा को लिख के बताइए, तो आप बोलोगे सर एक भुजा है हमारे पास AB, एक भुजा है हमारे पास BC, एक भुजा है हमारे पास CD, और एक है AD। जिन रेखाखंडों से वो मिलकर बना हुआ है उसी को भुजा कहते हैं। भुजा क्या कहलाता है, भुजा दो शीर्षों को जोड़ता है। जैसे आप देखो भुजा AB क्या कर रहा है, भुजा AB जो है शीर्ष A और शीर्ष B को जोड़ने का काम कर रहा है। भुजा BC क्या कर रहा है, शीर्ष B और शीर्ष C को जोड़ रहा है। भुजा CD क्या कर रहा है, शीर्ष C और D को जोड़ रहा है। और भुजा AD क्या कर रहा है, A और D को जोड़ रहा है। तो इतना क्लियर हुआ कि भुजा क्या करेगा, दो लगातार शीर्षों को जोड़ने का काम करेगा। क्लियर इतना, यस और नो? क्लियर, भुजा समझ में आ गया सभी को, साइड समझ में आ गया। तो मैं आपसे बस इतना पूछूं कि संख्या बताइए कितने भुजाएं हैं यहाँ पर, संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या काउंट करने के लिए बोले जाए तो आप बोलोगे सर AB, BC, CD और AD। तो यहाँ पर चार भुजा आ गए, चार भुजा, इसलिए इस आकृति का नाम क्या होगा, इस आकृति का नाम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहेंगे। आगे और डिटेल में सीखेंगे चतुर्भुज के बारे में। तो कितने भुजाएं हैं, चार भुजा है तो इसको चतुर्भुज कर देंगे, तीन भुजा रहेगा तो त्रिभुज कहेंगे। क्लियर, चलिए इतना क्लियर है। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं कोई ऐसा आकृति बना दूं, ठीक है ये आकृति है, इसमें मुझे बताइए भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजा की संख्या, बस संख्या पूछ रहा हूं, यहाँ पर भुजा की संख्या कितनी है, काउंट करिए। तो आप कहोगे सर एक तो भुजा नंबर ये दिखा भुजा एक साइड, ठीक है एक, ये मैं कह रहा हूं भुजा नंबर दो, ये भुजा तीन, ये भुजा चार, और ये हमारे पास साइड पांच। ठीक है, तो पांच भुजा आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आपसे अगर कोई काउंट करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे काउंट करोगे, तो हमें साफ दिख रहा है सर एक, दो, तीन, चार और पांच। ठीक है, तो ये पांच भुजाएं हो गई। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं एक ऐसे फिगर बनाऊं, ठीक है ऐसे फिगर बना लूं, ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर छह भुजाएं हैं, ये तो मुझे पता है कि आप लोग काउंट कर ही लोगे। ठीक है, ये तो मुझे पता है कि आप लोग इसको काउंट कर लोगे, एक दो तीन चार पांच छह। अब मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर आपको पता है सर शीर्षों को जोड़ता है भुजा, तो मैं कह रहा हूँ कि इसको चलो मैं नाम दे रहा हूँ A B, ये जो मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर आप लोग मुझे बताना। ठीक है, C D E और F, ये मैं कह रहा हूँ इसका शीर्षों का नाम दे दिया। अब मैं देखो शीर्ष F को शीर्ष B से जोड़ता हूँ। ठीक है, मुझे बताइए ये हमारा भुजा कहलाएगा क्या, ये हमारा भुजा कहलाएगा क्या, यस और नो, यस या नो? FB को आप भुजा कहोगे तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, इसको भुजा नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको पता सर शीर्षों को तो जोड़ता है लेकिन लगातार शीर्षों को जोड़ता है, तो इसको आप भुजा नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसको आप अगर भुजा कहोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इसको हम भुजा नहीं कह सकते।
ठीक है। तो भुजा क्या करता है, लगातार शीर्षों को जोड़ता है, जबकि एफ और बी लगातार शीर्ष नहीं थे, ठीक है। उसी तरीके से ये समझिएगा, अगर मैं एक चतुर्भुज बना दूं, ये चतुर्भुज में आप कह रहे हो सर कितने भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। तो आप कह सकते हो, अगर मैं यहाँ पर नाम दे दूं ए बी सी डी, इसका नाम मैंने दिया ए बी सी डी, तो बस यहाँ पर 4 भुजाएं का नाम कैसे लिखोगे सर, एक हमने ए बी लिखा था, एक हमने बी सी लिखा था, एक हमने सी डी लिखा था, और एक हमने ए डी लिखा था। आप मुझे बताइए, अगर मैं बी डी को मिला दूं तो बी डी को आप भुजा कहोगे क्या, बी डी को हम भुजा कहेंगे क्या, बी डी हमारी भुजा है, यस और नो, बताइए। तो बीडी लगातार शीर्षों को नहीं जोड़ रहा ना, आमने सामने के शीर्ष को जोड़ रहा है, तो आप कहेंगे सर ये हमारा भुजा नहीं है, ठीक है, बीडी हमारा भुजा नहीं है। तो बीडी को आप क्या बोलोगे, सर बीडी हमारा विकर्ण है, ठीक है, इसको हम विकर्ण कहते हैं। आगे हम लोग और डिटेल में इसको सीखेंगे, अभी के लिए ध्यान रखिएगा बीडी हमारी भुजा नहीं है, बीडी को विकर्ण कहते हैं, तो ये वाले को भुजा नहीं कहेंगे, ठीक है। तो भुजा कितनी है, 1 2 3 4, ओनली 4, ठीक है, बस 4 भुजा है। समझ में आया, कितना क्लियर है, ये समझ में आया भुजा कितने हैं, कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। बस जिन रेखाखंडों से मिल बनी है, या फिर आप शीर्ष काउंट करके आप कर सकते हो, ठीक है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो कोण का। तो एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, देखो एंगल ऐसे आप समझिएगा, काफी आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, एंगल या फिर कोण। देखो आप कह सकते हो सर हमने पढ़ा आकृतियों के बारे में, बंद आकृतियों के बारे में। अगर हमारे पास कोई आकृति बनी हुई है जहां पर भुजाएं बनती है, जहां पर भी दो भुजाएं मिलेंगी, ठीक है, तो जिस बिंदु पर ये भुजा मिल रही है, मैं 2 चीज बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जिस बिंदु पर ये दोनों भुजाएं मिल रही है, इस बिंदु को आप शीर्ष कहोगे, ठीक है। ऐसा बिंदु जो दोनों ही भुजा, मैंने इसको नाम दे दिया मान लो ओ ए, और इसका नाम दिया ओ बी, ठीक है। तो 2 भुजाएं हमारे पास ओ ए और ओ बी। तो बिंदु ओ कहाँ दिख रहा है, बिंदु ओ ए पर भी है और बिंदु ओ बी पर भी है। तो जो कॉमन पॉइंट दिख रहा है ना, इस कॉमन पॉइंट को आप शीर्ष कहते हो, ठीक है, इसको आप शीर्ष कहते हो, है ना, इस कोण का शीर्ष है वो, ठीक है, इस कोण का शीर्ष है, वर्टेक्स है, इंग्लिश मीडियम में आप लिख सकते हो वर्टेक्स, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि जहां पर 2 भुजा मिल रही है, उनके बीच का अगर मैं झुकाव की बात करूं, तो इस झुकाव को आप क्या कहते हो, इस झुकाव को आप कोण कहते हो, है ना, इसको आप कहोगे सर ये हमारा एंगल है। समझ में आया, शीर्ष और कोण में क्या अंतर है, शीर्ष और कोण में क्या अंतर है। तो शीर्ष क्या है, एक पॉइंट है, शीर्ष क्या है, शीर्ष एक बिंदु है ना, शीर्ष एक बिंदु है, एक पॉइंट है जहां पर 2 भुजाएं मिलती हैं। और कोण क्या है, कोण क्या है, एक झुकाव है, ठीक है, इसको आप कह सकते हो सर 2 भुजाओं के बीच का झुकाव है। दोनों ही 2 भुजा के मिलने से ही बनती है, लेकिन एक झुकाव कहलाएगा, एक पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे नाम दोगे, इसको आप नाम दोगे ओ। और अगर मैं कोण का नाम देना चाहूँ, तो कोण को आप नाम देने के लिए समझिए इसको कैसे नाम देते हैं। जब भी आप कोण को नाम देते हो, आपको पता है कोण कहाँ पर बन रहा है, शीर्ष ओ पर बन रहा है। कौन से 2 भुजा से मिल रहा है, ए से ओ पे जाइए और फिर ओ से बी की तरफ जाइए, तो आप इसको लिखोगे सर एंगल ए ओ बी, कुछ ऐसा नाम देता है, ये सिंबल होता है कोण के लिए। तो एंगल लिखते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं, ओ की तरफ जाते हैं, ओ से बी की तरफ। तो ध्यान देना कि ओ जो बीच में आ रहा है, वो हमारा उस कोण का शीर्ष आ रहा है, ठीक है। तो जो बीच में आ रहा है आपका, वो ये जो है हमारा कोण का शीर्ष आएगा, ठीक है, बीच में कोण का हमेशा शीर्ष आएगा। क्लियर हुआ इतना। इसको एक और तरीके से नाम दे सकते हैं, आप उल्टा भी जा सकते हो। अगर आपने एओ, देखो कोई भी कोण को ना 2 तरीके से नाम दे सकते हैं। एंगल एओ भी आपने लिख लिया, तो बस इसका उल्टा कर दो, तो बी से स्टार्ट करके ए की तरफ चले जाइए, तो इसको आप लिख सकते हो एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। तो एंगल एओ भी लिख दो तो भी सही होगा, एंगल बी ओ ए लिख दो तो भी सही होगा। बस बीच में यहाँ पर भी देखिए शीर्ष को ही मैंने लिखा है, यहाँ पर भी वर्टेक्स को ही लिखा है बीच में। क्लियर, चलो अगला फिर से इस पेज के आप इसका लिख लिया ना सभी ने, इसको नोट कर लिया, नोट कर लिया ना। चलो अभी देखिए, इस कोण को अगर मुझे नाम देना हो तो फिर से वही चीज लिख रखा है। अच्छा नोट नहीं किया, जल्दी से नोट करिए नितिन, बाकी बच्चे भी नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, लेके मुझे बता देना, ठीक है, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलो, अब मैं यहाँ पर लिखूं, आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर एंगल इस वाले कोण की बात करिए, ठीक है। मुझे बताओ अगर मैं सिर्फ ओ लिख रहा हूं, तो ये ओ लिखने का मतलब क्या हुआ, शीर्ष है या फिर कोण है, ओ लिखने का मतलब क्या हुआ, 2 भुज, रिपीट करूं, हाँ रिपीट ही कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 भुजा मिल रही है, एक ओ ए और एक ओ बी, ठीक है।
हाँ, तो शीर्ष कहेंगे। आप बोलोगे सर अगर मैं सिर्फ ओ लिख रहा हूँ, इसका मतलब दो भुजा ओ पर मिल रही है, तो इस बिंदु को आप क्या बोलोगे? सर इस बिंदु को हम शीर्ष कहेंगे, है ना, इस बिंदु को आप वर्टेक्स कहोगे, ठीक है, इसको आप वर्टेक्स कहोगे। तो ओ कहने का मतलब शीर्ष हो गया, ये पॉइंट हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस वाले झुकाव की बात करिए, तो हम ओ नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना होगा? एंगल ए ओ बी। अब ये कैसे लिखा, इसको समझिएगा थोड़ा डिटेल में। इसको आप कैसे लिखा आपने? आपने बोला सर यहाँ पर दो भुजाएं मिल रही है, एओ और ओ बी, इसके बीच के झुकाव की आप बात कर रहे हो, ठीक है, इसको कौन कहेंगे? तो ए से आप जाओ बी की तरफ, ठीक है, तो ए से आप बी की तरफ जाओगे, तो ए से आपको मिलेगा ओ, फिर ओ के बाद आपको मिलेगा बी, तो आपको लिखना होगा एंगल ए ओ बी, है ना, ए से हम बी की तरफ जाएंगे ओ होते हुए, ठीक है। या फिर इसका आप उल्टा कर दीजिए, इसको आप लिख सकते हो एंगल बी ओ ए, ठीक है, ए ओ बी लिखेंगे या फिर बी ओ लिखेंगे, दोनों ही सही है। क्लियर है? कौन को कैसे नाम देंगे समझ में आया? बताइए, ये क्लियर हुआ? यस और नो? तो मैं कोई आकृति की बात करूं, मैं कोई फिगर की बात करूं, जैसे कि कोई बंद आकृति में मैंने बनाया, हाँ, एक फिगर में बना रहा हूं, इसको आप त्रिभुज कहते हो ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर तीन कोण के बारे में बता रहा हूँ। एक कोण हमारे पास ये वाला है, इसका नाम दे दो एंगल कोण, इसको मैं ए बी सी नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर तीन कोण बनते हुए दिख रहे हैं, नेट नहीं है, नेट बचा कर रखना था ना। तो अगर मैं कोण ए की बात करूं, तो कोण ए को कैसे लिखोगे आप? एंगल ए को कैसे लिखोगे? एंगल ए का अगर पूरा नाम देना हो तो, एंगल ए को अगर पूरा नाम देना है तो हम सब बी से जाएंगे ए की तरफ और ए से जाएंगे सी की तरफ, फिर तो इसको लिखेंगे एंगल बी ए सी, है ना, कुछ ऐसे लिखेंगे। क्लियर हुआ? कोण बी को अगर मैं मुझे पूरा नाम लिखना हो, तो कोण बी को आप लोग लिख के बताओ, कोण बी का पूरा नाम लिख के बताइए। कोण बी कहां पर बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है, शीर्ष बी पर बन रहा है, ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर एंगल ए बी सी, है ना, तो आप बोलोगे सर ए बी और बी सी भुजा से बन रहा है, तो ए से स्टार्ट करेंगे, बी से होते हुए सी की तरफ जाएंगे, तो ऐसे कुछ जाएंगे, तो आपको मिलेगा सर एंगल ए बी सी। और कोण सी की आप अगर नाम लिखना चाहो, इस पूरे कोण सी के मैं पूरा नाम लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे? एंगल सी अगर लिखना है तो आप बोलोगे सर सी बीच में रहेगा, सी पर बन रहा है, सिर सी है, तो लिखेंगे एंगल ए सी बी, ठीक है, तो एंगल ए सी बी लिख देंगे, ठीक है। तो नाम लिखने के लिए समझ में आया कैसे नाम देते हैं? ठीक है। काउंटिंग करना और भी आसान है, मतलब अगर गिनती करने के लिए आपसे पूछे कि यहाँ पर कोण कितने हैं, तो आप बता सकते हो ना कितने कोण है, किसी बंद आकृति में जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे, ठीक है। तो आपसे बोला जाए कि यहाँ पर कितने कोण है, तो आप कह सकते हैं कोण नंबर एक, कोण नंबर दो, कोण नंबर तीन, कोण नंबर चार, जहां भी दो भुजाएं मिलेंगी उनके बीच का झुकाव का कोण कह देंगे, ठीक है। तो भुजा कितनी है? भुजा भी हमारे पास चार है, एक दो तीन चार, तो चार भुजा है। यहाँ पर आप देख सकते हो किसी भी आकृति में जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे, ठीक है, तो जितनी भुजा उतने कोण होंगे। क्लियर है? हमेशा भुजा और कोणों की संख्या हमेशा बराबर होगा अगर वो बंद आकृति है और वो रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। कोण आपको समझ में आया? सॉरी, शीर्ष समझ में आया? शीर्ष आपको बताएगा कोण का शीर्ष क्या होता है। कोण को बनाने वाले दो किरण, दो रेखाखंड या फिर दो रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु कहने का मतलब कॉमन पॉइंट, ठीक है। कॉमन पॉइंट कहने का मतलब आपको बताया कि अगर हमारे पास जहां पर भी दो भुजा मिल रही है कोई भी बंद आकृति में, तो जहां पर भी ये दोनों भुजाएं मिल रही होगी, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? सर ये जो पॉइंट है इस वाले लाइन पर भी है और इस वाले लाइन पर भी है, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं, ठीक है। कई बार हमने बता रखा आपको, इसको वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो इस फिगर को देखिए और इस फिगर को देख के मुझे बताइए इस फिगर में कितने शीर्ष है। अगर मैं आपसे शीर्ष की संख्या पूछूं तो क्या बोलोगे? शीर्षों की संख्या कितनी है? चार है। सिंपल दिख रहा है सर, जहां पर भी दो भुजाएं मिलेगी तो आप बोलोगे सर एक शीर्ष मुझे यहाँ दिखा, एक शीर्ष मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक शीर्ष मुझे यहाँ दिख रहा है, एक शीर्ष मुझे यहाँ दिख रहा है। जहां पर भी दो भुजाएं मिलेगी वहां पर शीर्ष बन जाएगा। चार शीर्ष हो गए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर सर मैं ये नोट कर सकते हैं, सर यहाँ पर इस फिगर में भुजा भी चार थे। अगर मैं बोलूँ कोण कितने हैं, तो कोण भी चार हैं। और शीर्ष अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर शीर्ष भी चार है। तो हमेशा ये तीनों चीज क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। हमेशा ये तीनों चीज बराबर होगा। भुजा, कोण और शीर्ष हमेशा इक्वल होगा अगर वो रेखाखंडों से मिलकर बनी है और बंद आकृति है, ठीक है। तो इस फिगर में देखिए, अगर मैं इस फिगर का नाम दे दूं पहले, ठीक है, तो सारी चीज आपको इस फिगर से समझ में आ जाएगा। ए बी सी डी ई एफ ऐसे लिख दिया। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि चलो सभी भुजाओं को लिख के बताइए, सभी का नाम लिख दिए,
तो आप बोलोगे सर जिन रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है उन्हीं को भुजा कहेंगे। तो कौन कौन से भुजा है, एक तो हमारे पास ए बी दिख रहा है, एक मुझे बीसी दिख रहा है, ये वाला भुजा, तो इसको लिख दिया बीसी। एक ये वाली भुजा को लिखिए सी डी, है ना, तो यहाँ लिख दिया सी डी। उसके बाद ये नीचे एक भुजा दिख रहा है ईडी, है ना, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं ईडी। एक भुजा ये वाला है तो इसको एफ ई लिख सकते हैं या फिर ई एफ लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हो। और आप बोल सकते हो सर ए एफ, ठीक है, इसको ए एफ या फिर एफ है। तो कितने भुजा आ गए, आप बोल सकते हो 6 भुजा आ गए, ठीक है, 6 साइड आ गया, ठीक है। तो इसको आपने बोला सर ये रेखाखंड हमारे पास भुजा आ गया। सिर्स कितने हैं, सिर्स का अगर नाम देने के लिए बोले जाओ तो आप बोलोगे सर सिर्स लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ। जहां पर ये दो भुजा जिस बिंदु पर मिल रही है उसको हम क्या करते हैं, वर्टेक्स यानी शीर्ष करते हैं। तो इस पॉइंट को आप कहोगे सर ये हमारा क्या है, शीर्ष है। कितने शीर्ष आ गए, आपको दिख रहा है सर शीर्ष भी 6 आया। और कोण कितने आ गए, कोण को आप काउंट करिए, तो कोण भी कर सकते हो सर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो कोण भी कितने आ गए, 6 आ गए। अगर मैं नाम लिखने के लिए बोलूं, सभी कोण का नाम नहीं लिख रहा, मुझे बताइए अगर मैं सिर्फ कोण नंबर 6 को लिखना चाहूं तो कोण 6 का नाम आप लिख के बता सकते हो। कोण 6 का नाम आप कैसे लिखोगे, कोण 6 का नाम लिख के बताइए। सभी 6 कोणों का नाम लिख सकते हैं लेकिन मुझे बस कोण 6 का नाम लिख के बताइए। देखो कोण 6 का शीर्ष क्या है, एफ है, एफ पर बन रहा है ना, बिंदु एफ पर बन रहा है। कौन सी दो भुजाएं से मिलकर बन रही है, ए से स्टार्ट करिए और एफ होते हुए ई की तरफ जाइए। तो आप बोलोगे सर ए से एफ पर गए और एफ से ई की तरफ गए, तो आप बोलोगे सर एंगल ए एफ ई है ये, है ना, ए एफ ई है, ए एफ ई। या फिर इसको ई एफ ए भी लिख सकते हैं, है ना, इसका उल्टा भी कर सकते हैं, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो सर एंगल ई एफ ए, दोनों ही लिख सकते हैं, या तो ए से एफ की तरफ या फिर ई से एफ की तरफ, दोनों ही लिख सकते हैं, ठीक है, कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों ही नाम लिख सकते हैं। इस तरीके से सभी कोणों का नाम लिख दोगे। तो ये आपने नोटिस किया क्या कि भुजा कोण शीर्ष सभी 6 थे, हमेशा बराबर होंगे। तो अगर मैं आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे आपसे, कोई हमारे पास बहुभुज है जिसकी भुजा कितनी है, भुजा की संख्या 20 है, तो इसमें कोण कितने रहे होंगे, भुजा की संख्या अगर 20 है तो कोण कितने रहेंगे। तो भुजा अगर 20 है तो कोण भी 20 रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कोण भी 20 रहेगा। और आपसे मैं पूछूं कि शीर्ष कितने रहेंगे, तो शीर्ष कितने रहेंगे, तो आप बोल सकते शीर्ष भी 20 रहेगा, सभी बराबर रहेंगे, ठीक है। तो ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, हमेशा बराबर बराबर होते हैं। कंडीशन बंदाकृति होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इस फिगर को देखकर बताइए कि यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि भुजाओं की संख्या कितनी है और कोणों की संख्या कितनी है, तो पहले बस भुजा काउंट करिए, आप सिर्फ भुजा काउंट करिए, साइड कितने हैं, तो आप इस तरीके से हाईलाइट कर दो। आप कहोगे सर एक भुजा मुझे यहाँ दिखा, ठीक है, भुजा नंबर 1, इसको मैंने नंबरिंग में कर दिया। उसके बाद कह सकते हो सर भुजा नंबर ये हमारे पास दिख रहा है सेकंड, इसको मैंने नंबरिंग कर दिया 2, ठीक है। इस वाले को कह सकते हो सर भुजा नंबर 3, इसको मैंने नंबरिंग कर दिया, ये वाला हमारे पास 3 है, इसको मैं कह रहा हूँ। उसके बाद कह रहे हो सर ये हमारे पास भुजा 4, है ना, इसको लिख दो आप, भुजा 4 है हमारे पास, बस संख्या देख रहे हैं कितने कितने हैं। इसको मैं कह रहा हूँ भुजा नंबर 5 है, इसको लिख दिया मैंने 5। इसको कह सकते हो सर ये वाला जो साइड दिख रहा है, आप कह सकते हो ये हमारा 6 हुआ। इस वाले साइड को आप कह सकते हो हमारा 7 हुआ, और इसको आप मिलाओगे तो ये हमारे पास 8 हुआ। तो आपको सर भुजा हमारा टोटल 8 हुआ। अब भुजा अगर 8 है तो अगर आपसे कोई बोले कि कोणों की संख्या बताइए, कोण कितने रहे होंगे, तो कोण काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे बोलोगे सर भुजा अगर 8 है तो कोण भी 8 रहेगा, है ना, कोण भी 8 रहेगा। लेकिन आपसे कभी बोल दिया जाए कि चलिए मुझे सभी कोणों को रिप्रेजेंट करके बताइए कि कहाँ कहाँ पर वो कोण बन रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर वो कोण बन रहे हैं, तो आप कुछ ऐसे बनाओगे, ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी आकृति की जब कोण की बात करेंगे तो अंदर वाले कोण की बात करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ ऐसे काउंट करोगे, बोलोगे सर एक कोण मुझे यहाँ दिख रहा है, कोण नंबर 1, एक इन दोनों भुजाओं पे मिलने से कोण नंबर 2 बन गया। यहाँ पर एक कोण दिख रहा है कोण नंबर 3, और यहाँ दिख रहा है कोण नंबर 4, ठीक है, 4 कोण तो आपको दिख गए। पांचवा कोण कह सकते हो सर यहाँ पर दिख रहा है अंदर में कोण नंबर 5, और छठा कोण यहाँ दिख रहा है, ये 6 कोण तो दिख गए, काफी आसान थे। बाकी के 2 कोण कहाँ बन रहे हैं, देखो बाकी के 2 कोण आप कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर यहाँ पर ये भुजा, एक भुजा ये वाला और एक इसको देखिएगा, एक भुजा आप कह रहे हो सर ये वाला और एक भुजा ये वाला, ये दोनों जब मिल रहा है तो यहाँ पर भी तो एक कोण बनेगा ना।
और इस कोण को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये बोलोगे सर कोण नंबर 7 ये हुआ और ये कोण नंबर 8 ये वाला हुआ। बाहर वाले कोण को नहीं बताना है, ठीक है, तो अंदर वाले कोण को बताना है, ठीक है, समझ में आया। तो अंदर वाले कोण को ही आपको गिननी है। तो इसको हम कहेंगे सर कोण नंबर 7 ये हुआ और कोण नंबर 8 ये हुआ। क्लियर हुआ ये। फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको अगर सारे कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। आप बोलोगे सर कोण एक मुझे यहाँ दिख रहा है, एक, नंबरिंग आप कैसे भी कर सकते हो, 2 3 4 5 6, और यहाँ पर बोलेंगे कोण 7 और यहाँ पर बोलेंगे कोण 8। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 8 कोण बन रहे हैं जो मैंने अभी रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। अगर कोई सिर्फ संख्या पूछे तो आप क्या करना, कुछ भी आप काउंट कर लो। कौन काउंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ आप सिर्स काउंट कर लीजिए कि सिर्स भी कितना होगा, सिर्स भी 8 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो कॉर्नर्स बन रहे हैं। तो आप बोलोगे सर 8 सिर्स है, अब 8वां सिर्स पर एक एक कौन बनेगा, तो 8 सिर्स है तो 8 कौन रहेगा, है ना। तो सिर्स काउंट करना तो और भी आसान है, तो सिर्स काउंट करिए, बोल दीजिए 8 कौन है, ठीक है। चलो अब मुझे बताइए इस फिगर में अगर आपसे मैं बोलूँ कितने सिर्स है, कितनी भुजाएं, कितनी कौन है, आप किसी भी एक चीज को काउंट कर लीजिए, मुझे बताओ यहाँ पर कितने सिर्स हैं, कितने कोण हैं। चलो अभी आपको दिख रहा होगा बड़ा, भुजा की संख्या बताइए या फिर कोण की संख्या बताइए, कुछ भी आप बता दो, सारे सेम होंगे। भुजा, कोण और सिर्स, ये तीनों बराबर होंगे ना। तो कितने हैं, 10। वेरी नाइस। तो आपने बोला सर हमने क्या किया, सिरसों को काउंट करना स्टार्ट किया। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो आप बोलो सर हमने क्या किया, सिर्स काउंट कर लिया। अब जैसे ही सिर्स काउंट किया तो मुझे दिख रहा है सर 10 सिर्स है, तो आप कह दो सर 10 कौन रहे होंगे, हर सिर्स पर एक एक कोण बन जाएगा ना, जितने भी सिर्स आपने दिखाए हर एक सिर्स पर एक कोण बन जाएगा। तो आप कहोगे सर कोण भी 10 रहा होगा। अब यहाँ पर भुजा भी 10 रही होगी, हमने पढ़ा कि अगर बंद आकृति है तो भुजा भी 10 रही होगी, सभी बराबर रहेंगे आपस में। तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर भुजा भी 10 रही होगी, ठीक है। इसको काउंट भी करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 भुजा दिख रही है हमें, ठीक है। तो 10 भुजा थे, 10 कोण थे, 10 सिर्स थे, ठीक है, जो यहाँ पर सारे दिखाए गए हैं। आप इस पेज के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अभी तक जितना भी चीज मैंने बताया अगर सभी कुछ समझ में आ गया तो यस लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो आप एन लिख सकते हो, अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो। अभी मैं रुक रहा हूँ, फिर पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो अभी ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बस आपको यहाँ पर बताना है कि इस फिगर में, इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं और कितने कोण है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा मौका है आप सभी के पास कि जितने भी क्वेश्चन आज पूछे जा रहे हैं सभी का आंसर सही सही दीजिए, ठीक है। एक अच्छी रिपोर्ट बनेगी आपकी। अगले क्लास में मैं आप सभी के साथ पोल की रिपोर्ट भी शेयर करूंगा। तो ध्यान से आंसर कीजिए, यहाँ पर भुजा और कोनों की संख्या बतानी है आपको, इस फिगर में कितनी भुजाएं हैं और कितने कोण हैं। चारों ऑप्शन को देखिए कहाँ पर सही लिखा गया है, और इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपको, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, बस ध्यान से देखना है, काउंट करना है, ऑप्शन देखना है, आंसर कर दीजिएगा, बस बैठे मत रहिएगा। तो क्लास में अभी 15 बच्चे और आंसर सिर्फ 5 बच्चों का आया है। 15 में सिर्फ 5 बच्चे ने आंसर किया है, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, आंसर कीजिए। तो क्लास में जितने बच्चे हैं सभी का आंसर आना चाहिए, और इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, लास्ट 15 सेकंड। बढ़िया, अभी काफी सारे आंसर आए, बहुत बढ़िया। और अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही है और आने भी चाहिए, ठीक है। तो आज के क्लास में काफी आसान से क्वेश्चन है। 3 4 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, तो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। तो मैं अभी एंड कर रहा हूं और इसको देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। देखो, तो यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर भुजाओं और कोनों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करोगे, काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे। आप बोलोगे सर एक मुझे यहाँ पर दिख रहा है, चलो इसको थोड़ा मैं और मोटा कर दे रहा हूँ, एक मुझे यहाँ पर दिख रहा है, 1 नंबर भुजा, ठीक है। उसके बाद दूसरी भुजा ये दिख रही है, भुजा नंबर 2। तीसरा भुजा ये वाला दिख रहा है, जिन रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है, उसी को तो भुजा कहेंगे। 3, यहाँ पर कहेंगे 4, और यहाँ पर कहेंगे
5, ठीक है। तो आप कहोगे सर 5 भुजा है, तो 5 कोण भी रहे होंगे, तो अगर भुजा आपके पास 5 है तो कोण भी आपके पास 5 रहेगा। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है भुजा 5 और कोण 5, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 5 लिखा गया, 4 3 लिखा गया, 3 4 लिखा गया, गलत है, ठीक है। तो आप कहोगे सर भुजा भी 5 है और कोण भी हमारे पास 1 2 3 4 5 ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था, आप सभी का आंसर ऑप्शन थे, ठीक है। तो किसी का आंसर गलत नहीं हुआ, जितने बच्चे आंसर दिया सभी का आंसर सही था, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिएगा, इसमें मैं थोड़ा ज्यादा समय दे दूंगा। तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर कोनों की संख्या कितनी है, तो इसमें हड़बड़ी मत करिएगा, कोण की संख्या बतानी है। एक हिंट में दे रहा हूं, किसी भी बंद आकृति में जितनी भुजा होती है उतनी ही कोण होती है, उतने ही शीर्ष होते हैं। तो कभी भी अगर कोण काउंट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप भुजा काउंट कर लो, चाहे तो आप शीर्ष काउंट कर लो, ठीक है। तो देखकर बताइए यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं। नंबर ऑफ एंगल्स पूछा जा रहा है, और यहाँ तो आपको रिप्रेजेंट भी नहीं करना है, बस आपसे काउंटिंग पूछा जा रहा है। तो आप शीर्ष काउंट कर लो, चाहे भुजा काउंट कर लो, चाहे कोण काउंट कर लीजिए, सभी बराबर होंगे, ठीक है, बढ़िया। बस थोड़ा ध्यान से काउंट करिए, ठीक है, एक नंबर को रिपीट नहीं करना है, ठीक है, चाहे किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़े से मुझे मिक्स आंसर दिख रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही है क्या? ठीक है, चलो देखते हैं क्या आंसर होगा अभी थोड़ी देर में। पहले 3 बच्चे और हो जिसने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था, अभी तक आपने आंसर नहीं दिया है। एक भी आंसर में स्किप मत होने दीजिए, जितना भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हर क्वेश्चन का आप आंसर दो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, लास्ट 10 सेकंड है, 2 बच्चे और हो आंसर कर दीजिए। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो इसको मैं एंड कर रहा हूँ और देखते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चैट आपका ऑन है, कोई भी डाउट होगा तो बताना। देखो यहाँ पर आंसर जो आए हैं आपके, काफी सारे बच्चों के आंसर ऑप्शन नंबर ए आए हैं और काफी बच्चों के आंसर ऑप्शन बी आए हैं, ठीक है, सी आए, सॉरी। अब बी और डी तो नहीं आंसर आया, बहुत कम है, ठीक है। तो ए होगा कि सी होगा। देखो यहाँ पर चैट में भी जैसे आप अलग अलग आंसर दे रहे हो, मिक्स आंसर दे रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, कौन पूछा गया ना, आप सिर्स काउंट कर लीजिए चाहे भुजा काउंट कर लीजिए, मैं सिर्स काउंट करता हूँ पहले। आप बोलोगे सर एक सिर्स मुझे यहाँ देखा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दूसरा मुझे यहाँ देखा, 2 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5वां ये वाला पॉइंट, 6 ये वाला पॉइंट, 7 8 9 10 11 12। तो मुझे बताइए, हाँ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर शीर्ष कितने दिख गए आपको, वर्टेक्स कितने दिख गए, आपने देखो मैंने कितने बिंदु बना दिए, तो आप बोलोगे सर शीर्ष 12 है। तो अगर शीर्ष 12 है तो कोण भी 12 रहे होंगे ना, कोण भी 12 रहे होंगे, हर एक शीर्ष पर एक एक कोण बन जाएगा, तो कोण 12 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा ना, ये समझ में आया। तो सिंपली आप समझ लो, शीर्ष को हमने काउंट कर लिया, शीर्ष को काउंट करके कोण भी गिन लिया, 12 हो जाएंगे। अगर आपसे कोई बोले कि चलिए रिप्रेजेंट करके बताइए, मुझे तो 12 कोण नहीं दिख रहे, है ना, जैसे आप लोग में से काफी बच्चे कह रहे थे सर 8 कोण होगा। अच्छा आपका आंसर क्या था, आप बताओगे ना, आपका आंसर क्या था, नितिन आप बताइए क्या था आपका आंसर। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर आपको दिख रहा है सर कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, यहाँ पर दिखा कोण नंबर 3, यहाँ पर दिखा कोण नंबर 4, यहाँ पर कोण नंबर 5, कोण नंबर 6, ये दिखा कोण नंबर 7 और ये कोण नंबर 8, ठीक है, 8 कोण तो मुझे दिख गए। चलिए अभी ध्यान दीजिए, 8 कोण तो दिख गया, बाकी 4 कोण कहाँ पर बनाओगे। तो बाकी 4 कोण देखिए, ये वाला कोण था मुझे यहाँ पर, ये हमारा दिखा कोण नंबर 9, ये वाला कोण मुझे दिखा कोण नंबर 10, ये वाला कोण को बोलोगे सर कोण नंबर 11 और ये वाले को बोलोगे कोण नंबर 12। तो 12 कोण दिखे आप सभी को, तो हर एक शीर्ष पर एक कोण बनेगा, ठीक है। तो आपको सर 12 कोण दिख रहा है हमें, ठीक है, अब दिखा सभी को 12 कोण। जो ही बच्चे 8 कोण बन रहे थे समझ में आए कौन से 4 कोण को आपने छोड़ दिया, यही 4 बीच वाले कोण को आपने छोड़ दिया। तो अंदर में जितने कोण बन रहे हैं सभी को गिनना है, किसी को छोड़ना नहीं। हाँ।
नहीं, बाहर वाले को कौन नहीं गिनना ना, जैसे कि अगर मैं ऐसे बनाऊं चतुर्भुज, तो यहाँ पर भी तो एक बाहर में कौन बन रहा है, तो इसको नहीं काउंट करते ना, अंदर वाले कौन की बात कर रहे हैं, तो अंदर में हमारे पास टोटल 12 कौन बन रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ, तो अंदर में टोटल 12 कौन बन रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हुआ ना सभी को, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, तो अगला क्वेश्चन और भी आसान है, इसमें बस आपको सेल्स काउंट करना है, वर्टेक्स काउंट करना है, तो बताइए यहाँ पर कितने सेल्स हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में कितने सेल्स है, इस फिगर में कितने सेल्स है, कितने वर्टेक्स है। अब इस क्वेश्चन के लिए बहुत कम समय मिलेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको जो लगता है पहले काउंट करिए, अपने कॉपी पर अपना आंसर लिखिए, ABCD में पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो अभी तक 4 बच्चों के आंसर आए हैं, ओनली ओनली 4 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए। देखो ये सारे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल नहीं मत छोड़िए। ठीक है, तो बस आपको शीर्षों की संख्या बतानी है, वर्टेक्स की संख्या। तो वर्टेक्स क्या होता है, जहां पर भी दो भुजाएं मिलेगी वहां पर वर्टेक्स बन जाएगा, या फिर कॉर्नर्स जो बनते हैं कोने, उसी को तो शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, आखिरी के 10 सेकंड है, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 सेकंड और। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। 5 4 3 2 1। चलो, तो पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। जिसमें सभी के आंसर सही थे, एक आंसर 3 कैसे आ रहा है, वर्टेक्स 3 कैसे हो सकता है यहाँ पर, है ना। आपको अगर बोला जाए कि शीर्ष काउंट करिए, तो शीर्ष क्या होता है, जहां पर भी दो भुजाएं मिल रही है, तो एक शीर्ष मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, है ना, तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट्स को हम कहते हैं ये, है ना, इसको हम कहते हैं शीर्ष। तो एक मुझे बिंदु यहाँ पर दिख रहा है ये, इसको बोलोगे सर एक शीर्ष हुआ। एक शीर्ष यहाँ पर दिख रहा है, शीर्ष नंबर 1 इसको लिखा, शीर्ष नंबर 2 इसको बोलोगे सर शीर्ष नंबर 3, इसको बोलोगे सर शीर्ष नंबर 4, और ये हमारे पास शीर्ष नंबर 5। तो 5 शीर्ष है, भुजा भी 5 रही होंगी, कौन भी 5 रहे होंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 5 शीर्ष है। आसान था, काफी आसान था, इसको बस आगे स्किप करते हैं। सभी का आंसर सही था, एक आंसर जो 3 आया था ये बिल्कुल गलत है, 3 कैसे हो सकता है। ठीक है, तो शीर्ष 5 है ना, टोटल 5 शीर्ष है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो अगला टॉपिक है हमारा ये काफी इंपॉर्टेंट है, कि बिंदु कितने प्रकार के हो सकते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि बिंदु है क्या, उनके पोजीशन के आधार पर कोलिनियर पॉइंट क्या होता है और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, मतलब संरेख बिंदु क्या होता है और असंरेख बिंदु क्या होता है। ठीक है, पहले पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट क्या है, पॉइंट अगर आपसे कोई पूछे कि बिंदु क्या है, तो आप किसी भी जगह पर, किसी भी सरफेस पर, किसी प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप पॉइंट का यूज करते हो, है ना, किसी बिंदु को रिप्रेजेंट करते हो, यानी आप एक डॉट के जैसा समझ सकते हो कि एक छोटा सा डॉट होता है। हाँ, जैसे आपने नितिन ने बनाया, ठीक है, एक छोटा सा डॉट होता है पॉइंट। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर बिंदु को कागज पर एक डॉट के समान माना जा सकता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। बनाते कैसे हैं, आप सभी के पास एक पेन है, अपने कॉपी पर आप इस तरीके से डॉट लगाओगे, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से आप डॉट बनाते हो, तो आपके हाथ पर एक डॉट आएगा। ये छोटा सा जो आकृति आपको दिखता है, जो बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा है, उसी को बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो पता है सर बिंदु होता क्या है, तो बिंदु को भी आपको नाम देना होगा। ठीक है, तो बिंदु को जब भी आप नाम दोगे गणित में, तो हमेशा इंग्लिश का कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। तो जब भी आप नाम दो तो कुछ ऐसा लिखोगे ABC, है ना, छोटे अल्फाबेट से नहीं लिखेंगे कभी भी, आप ऐसा नहीं लिखोगे। ठीक है, स्मॉल ए नहीं लिखोगे, ऐसा लिखना गलत होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरल कुछ भी लिख दो, कैपिटल लेटर का नाम देते हैं। ठीक है, कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल M, कुछ ऐसा बिंदुओं का नाम देते हैं। ठीक है, तो बिंदु तो बना लिया काफी सारा, उसको नाम भी दे दिया। कुछ प्रॉपर्टी समझिए, कुछ गुण देखिए, बिंदु के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टी है बिंदु के। ठीक है, अब बिंदु क्या बहुत ही छोटा है, उसकी कोई लंबाई होगी क्या, पॉइंट की कोई लंबाई होगी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। बिंदु को आप कैसे समझ सकते हो, एक सुई की नोक की जैसा, पेन की नोक की जैसा, तो उसमें कोई लंबाई होगा क्या। तो बिंदु की कोई भी लंबाई नहीं होती, कोई भी चौड़ाई नहीं होती, कोई भी ऊंचाई नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लो, कि किसी भी पॉइंट का लंबाई नहीं होता, मतलब आप कह सकते हो सर नो लेंथ। ठीक है, इसमें कोई भी लंबाई नहीं होगी। आप कह सकते हो सर चौड़ाई भी नहीं होगा, मतलब नो ब्रेथ। ठीक है, इसमें कोई भी चौड़ाई नहीं होगा, और इसकी कोई भी ऊंचाई भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप कहोगे सर नो हाइट, इसमें कुछ भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती।
बहुत ही सूक्ष्म है, एक सुई की नोक की जैसी। तो इसमें कुछ भी लंबाई नहीं है, कुछ भी चौड़ाई नहीं है, कुछ भी ऊंचाई नहीं है। समझ में आया? इतना भी अगर मैं आपको बना रहा हूँ तो इसलिए बना रहा हूँ इतना बड़ा ताकि आपको दिख पाए। अगर मैं इससे छोटा बनाऊंगा तो आपको दिखेगा ही नहीं, है ना? तो इतना क्लियर है सभी को पॉइंट के बारे में? ये नोट कर लिया कि पॉइंट की ना ही लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। पूछा जा सकता है आपसे कभी, ठीक है? तो ना ही लंबाई होगा, ना ही चौड़ाई होगा, ना ही ऊंचाई होगा, ठीक है? अब पॉइंट को उनके लोकेशन के आधार पर दो तरीके का होता है, संरेख या असंरेख। देखो क्या डेफिनेशन है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हो, मतलब एक ही सीधी लकीर पर स्थित हो, तो आप कहोगे सर वो संरेख बिंदु है, कोलिनियर पॉइंट्स है। को मतलब एक, लीनियर मतलब लाइन, संरेख मतलब एक ही रेखा, नाम से ही क्लियर है, संरेख एक ही रेखा पर स्थित को संरेख कहेंगे। जैसे ऐसे समझो, डेली लाइफ एग्जांपल से समझिए। आप लोग स्कूल जाते हो तो सीधे स्कूल में जाकर आप क्लासरूम में नहीं बैठते होगे, प्रार्थना करने के लिए पहले एक पंक्ति बनाते होगे। तो एक के बाद कुछ ऐसे बच्चे खड़े होते हैं ना, एक के बाद कुछ ऐसा खड़े होते हो, और इस तरीके से आप लाइन लगाते हो या फिर पंक्ति बनाते हो। तो अगर कुछ इस तरीके से बच्चे खड़े हैं तो आप क्या बोलोगे? सर एक ही लाइन में खड़े हैं ये, है ना, एक ही रेखा पर खड़े हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? संरेख है ना, संरेखीय रूप से खड़े हैं, कोलिनियर है। तो यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट ऐसे बनाऊं, कुछ पॉइंट मैं बना रहा हूँ, एक, दो, तीन पॉइंट बनाया। आपको अगर चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है ए बी सी जो है संरेख है या नहीं है, तो आप क्या करिए, इन तीनों को मिला दीजिए, है ना, इन तीनों को आप मिला दो। तो जैसे ही मिलाओगे, चलो मैं दूसरे कलर से मिला दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे बेटर, ठीक है? तो अगर मैं इसको मिलाऊं तो आपको दिख रहा है सर, ये तीनों बिंदु जो आपको दिख रहे हैं एक ही लाइन पर आ गया, है ना, एक ही रेखा पर स्थित है। बिंदु ए, एक सेकंड, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित है, एक सीधी रेखा पर स्थित है। तो कहेंगे ये तीनों कैसा है? ये तीनों संरेख बिंदु है। क्लियर है? ये कोलिनियर है। क्लियर इतना? एक ही रेखा पर स्थित होगा तो संरेख बिंदु कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर फिगर में भी दिखाया गया, यहाँ पर चार बिंदु दिखा गए, तो मैंने लिख दिया, मान लो इसका नाम दे दिया पी क्यू आर एस। ये चार बिंदु आपको दिख रहे हैं, पी क्यू आर एस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको चेक करने के लिए कि ये संरेख है या नहीं है, मैं एक लाइन बना रहा हूँ इसको मिलाते हुए, ठीक है? तो एक लाइन जो बनाता हूँ, और मुझे दिख रहा है सर, जब मैंने इसको लाइन बनाया, ठीक है, जब मैंने इसको एक लाइन से जोड़ा, तो मुझे दिख रहा है ये चारों के चारों बिंदु जो है एक ही रेखा पर आ गए, है ना, एक ही रेखा पर स्थित है। तो हम कहेंगे सर ये चारों बिंदु जो आपको दिख रहे हैं, पी क्यू आर एस, कैसे हैं? इसको संरेख बिंदु कहेंगे, ठीक है? इसको क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कह देंगे। क्लियर है? कोलिनियर कहेंगे। समझ में आया? संरेख बिंदु समझ में आया? क्लियर? तो अगर किसी भी आप कुछ पॉइंट अगर दिए गए हैं उसको आप मिलाओगे, अगर एक ही रेखा पर स्थित है तो कहेंगे संरेख है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपको बोला गया था कि दो, तीन या तीन से अधिक। तो ये क्यों लिखा गया है तीन या तीन से अधिक? ये इसलिए लिखा गया कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास दो बिंदु रहेगा, कभी भी अगर दो बिंदु बनाओगे तो कैसे भी बना लो, दो बिंदु हमेशा ही संरेख होते हैं। अपने कॉपी पर आप टू पॉइंट कहीं पर ही बना दो, एक पॉइंट आपने ले लिया ए, दूसरा पॉइंट कहीं पर ही बना लीजिए बी, तो एक तो लाइन आप यहाँ से बना ही सकते हो ना। दो लाइन से तो जाते हुए, दो पॉइंट से जाते हुए एक लाइन तो चला ही जाएगा, है ना? तो आप कह सकते हो सर एक लाइन तो इन दोनों से गुजरता हुआ हम बना ही देंगे। तो दो बिंदु आप कैसे भी बना लोगे ना तो वो हमेशा संरेख होगा। तो संरेख है या नहीं है, ये क्वेश्चन तब उठेगा जब तीन, दो से अधिक बिंदु, मतलब तीन या तीन से अधिक बिंदु। समझ में आया? क्लियर? तो दो पॉइंट हमेशा संरेख होता है, इस पॉइंट को भी आप नोट कीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। कोई भी दो बिंदु हमेशा ही संरेख होते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। जैसे आपको दो तीन पोजीशन दिख रहा है, मान लो ए बी लिखा, तो आप कह सकते हो सर एक लाइन तो मैं यहाँ से बना ही दूंगा, है ना, एक लाइन तो ऐसे चला ही जाएगा। मैंने और क्या किया, दो पॉइंट और बना दिया, पी और क्यू लिखा। देखो फिर से आप बना सकते हो एक लाइन, है ना। अगर मैंने लिखा एम और एन, दो पॉइंट कुछ भी ले लो, तो दो पॉइंट कभी भी रहेगा तो इन दोनों से गुजरते हुए एक लाइन तो आप गुजार ही सकते हो, ठीक है। तो दो पॉइंट क्या दिख रहा है, हमेशा कोलिनियर होगा। क्लियर है इतना? दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होगा, समझ में आया? कि दो पॉइंट से तो हमेशा एक लाइन चला ही जाएगा, ठीक है। तो दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होगा, दो पॉइंट हमेशा ही समरेख होगा, ठीक है। यस और नो, इतना समझ में आया ये वाला पॉइंट? ठीक है, सही बच्चे बताइए। ठीक है, अब देखो अगला जो कंसेप्ट हमारा असंरेख, जो संरेख नहीं है उसको असंरेख कह देंगे। मतलब आप समझो, ऐसे से इमेजिन कर लो
कि रोड पर जब कुछ लोग चल रहे हैं, ठीक है, रोड पे चलते हुए कुछ लोगों को सोचिए, ये रोड है, सड़क है, तो कोई एक पर्सन यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, ऐसे, कोई एक यहाँ पर चल रहा है, ऐसे, कोई एक यहाँ पर चल रहा है ना, ऐसे। तो रोड पर एक सीधी पंक्ति में नहीं चलते हैं। संरेख बिंदु और क्या बोल रहे थे, माइक ऑन करके बताइए आपने क्या लिखा है। संरेख बिंदु और सड़क, असंरेख में ना, तो असंरेख बता रहा हूँ, फिर समझ में आ जाएगी दोनों में क्या अंतर है, संरेख और असंरेख में क्या अंतर। जैसे मैं असंरेख लिख रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये तीनों जो लोग हैं एक सीधी रेखा में नहीं चल रहे हैं, है ना, एक सीधी लाइन में नहीं चल रहे हैं। तो आप कहोगे सर अगर मेरे पास कुछ पॉइंट ऐसे हैं, ए बी सी, ऐसे लिख दिया मैंने, लिखा ए बी सी, आप इसको जब ज्वाइन करोगे तो एक सीधी लाइन नहीं मिलेगी, है ना, इसको ज्वाइन करोगे तो आपको एक सीधी लाइन नहीं मिल रही है, तो कहेंगे सर ये तीनों पॉइंट जो है कैसे है, इसको आप कहोगे सर असंरेख बिंदु है। इसको क्या कहेंगे, असंरेख, नॉन कोलिनियर। अब समझ में आया असंरेख क्या है। ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है उसको असंरेख यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे, ठीक है। जैसे आपको इस उदाहरण में दिख रहा होगा, 4 बिंदु दिख रहा है, मैंने नाम दे दिया मान लो ए बी सी डी। अब इसको आप क्या बोलोगे, संरेख है या असंरेख है, तो इसको आप मिलाइए, तो आपको मिलाने पे दिख रहा है सर एक सीधी लकीर नहीं दिख रही है, इसको ज्वाइन करने पे हमें एक सीधा लाइन नहीं दिखा, ये अलग अलग लाइन पर स्थित है। तो हम कहेंगे सर ये चारों बिंदु क्या है, ये चारों बिंदु असंरेख है ना, ये असंरेख है यानी नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर। समझ में आया, संरेख और असंरेख में अंतर समझ में आया कि संरेख क्या होगा, असंरेख क्या होगा। तो मैंने अगर यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे बनाया, एक पॉइंट लिख रहा हूँ ए, एक पॉइंट लिख रहा हूँ बी, एक पॉइंट लिख रहा हूँ सी, और एक पॉइंट लिख दिया डी, मुझे बताइए कैसा पॉइंट है, ए बी सी डी कैसा पॉइंट है, संरेख या असंरेख। संरेख के लिए ए लिख दो, असंरेख के लिए बी लिख दो। संरेख या असंरेख, ए या बी, संरेख के लिए ए, असंरेख के लिए बी। संरेख नहीं, संरेख कैसे है, कोलिनियर कैसे है। आज चारों पॉइंट को देखे ना, ये चारों पॉइंट एक सीधी रेखा पर है क्या, तो इसको आप मिला दोगे तो आपको एक सीधा लाइन कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे सर एक सीधी रेखा पर चारों स्थित नहीं है, तो कहेंगे असंरेख है, ठीक है, नॉन कोलिनियर है, ठीक है। तो कुछ ऐसा आप समझ सकते हो, पॉइंट को आपने समझ लिया कि पॉइंट क्या है, बिंदु क्या है, आपको समझ में आया। एक सूक्ष्म बिंदु है जिसकी ना ही लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। संरेख बिंदु एक ही रेखा पर स्थित बिंदु को संरेख कहेंगे, और अगर कुछ पॉइंट एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, इसको मिलाने पर आपको दिख रहा है सर ये एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, तो कहेंगे सर ये असंरेख है। क्लियर, हाँ, नितिन ने बनाया भी बहुत अच्छा। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर कुछ भी डाउट है तो अभी रुक के मुझे बताइए, और अगर डाउट नहीं है तो वाई लिख दीजिए, समझ में आ गया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। अभी पोल में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी पोल में क्वेश्चन पूछूं, अगर समझ में आ गया तो वाई लिख दो, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से संरेख बिंदुओं को पहचानिए, ठीक है, इनमें से आपसे संरेख बिंदुओं को पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा संरेख बिंदु है। किस ऑप्शन में दिए गए सारे बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, मतलब संरेख होगा, जो एक ही रेखा पर स्थित होगा संरेख होगा। अच्छा, क्लास के बीच में कोई भी डाउट होता है ना, तो आप माइक ऑन करके पूछ लिया करो, क्योंकि चैट में आप कई बार लिखते हो तो फिर आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ पाती कि आप कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। जैसे नितिन ने भी एक लिखा था आपने, तो आप माइक ऑन करके पूछ लिया करो, आप डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी वेट करते हैं थोड़ी देर, और सभी लोग आंसर कीजिए तब तक पोल में, सभी का आंसर आएगा फिर मैं पोल को एंड करके डिस्कस करूंगा। नाइस, अभी 3 बच्चे और रहते हो जिनका आंसर नहीं आए हैं, बाकी सभी लोग आंसर कीजिए। तो लास्ट 10 सेकंड होते हैं, ठीक है, आखिरी के 10 सेकंड है। 3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, स्किप मत किया करो कोई भी रिपोर्ट, ठीक है, आपकी एक अच्छी रिपोर्ट बनेगी सारे आंसर करने पर। तो लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, 5 4 3 2 1। पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और इसको देखते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये तो बहुत आसान है ना, आप कह सकते हो सर संरेख अगर आपने समझ लिया है, संरेख मतलब संरेख कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर,
तो अब देखो कौन से ऑप्शन में दिए गए बिंदु एक ही लाइन पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखेगा सर, हमने अगर इस पॉइंट को जोड़ा तो हमें दिख रहा है सर एक ही लाइन पर स्थित नहीं है, डी और ये अलग अलग लाइन, एक सीधी रेखा नहीं दिख रही है, तो हम कहेंगे सर ये संरेखीय बिंदु नहीं है ना। अगर ऑप्शन सी को देखिए तो आपको जो बिंदु दिखाए गए हैं तो साफ जोड़कर भी दिखा दिया गया, तो आपको कहोगे सर ये भी संरेखीय बिंदु नहीं है, एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है। ऑप्शन बी में आपको 3 बिंदु दिए गए थे पी क्यू एस, और जब आपने इसको मिलाया या फिर मिला के दिखाया गया था कि ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों एक ही रेखा पर स्थित है, एक सीधी रेखा पर स्थित है तीनों बिंदु, तो ऑप्शन नंबर बी संरेख हो जाएगा। और ऑप्शन डी को क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इन सभी बिंदु को आप जब मिलाओगे तो आपको क्या दिख रहा है, एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है ना, एक सीधा लाइन पर स्थित नहीं है, तो हम कहेंगे सर ये क्या है, असंरेख बिंदु है, तो ये नहीं होगा आंसर हमारा। एक ही लाइन पर स्थित होगा तभी जाकर वो संरेख होगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करते हैं, समय हो चुका है। ठीक है, चलिए कोई डाउट है इतने में तो मुझे बताइए, अभी क्लास कोई लेफ्ट मत करना, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। चलिए बताइए, इसमें कोई डाउट है क्या किसी का? गुड नाइट सर। इसमें कोई डाउट नहीं, भी लेफ्ट मत करना क्लास। तो ये आप सभी को बतानी थी कि आपको, अच्छा पोल के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। पहले ये समझ लो कि आपकी पता है कि कुछ दिनों के बाद छुट्टियां होने वाली है, तो 1 से 15 तक आपकी छुट्टियां रहेंगी स्कूल में, लेकिन अवंती में ऑनलाइन क्लास चलते रहेगा। तो आप लोग तो क्लास कर ही रहे हो, जो बच्चे क्लास नहीं करते उनको भी बताइएगा कि छुट्टियों में भी आपकी ऑनलाइन क्लास चलते रहेगी इसी तरीके से सेम टाइम पर। ठीक है, तो बिल्कुल क्लास सारे करना है, रेगुलर करना है। आपको ये भी पता है कि जो अगली क्लास होगी आपकी सोमवार को होगी, और तब तक नया साल आ जाएगा, है ना। तो तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से, पूरे अवंती टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की शुभकामनाएं। इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ। सर हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी गुड नाइट। कोई डाउट है तो बता सकते हो, अभी मैं रुक रहा हूँ।